एवरीवन, स्वागत है आपका पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सौर ऊर्जा होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, हम प्रकृति की रिसोर्सेज जब पढ़ते हैं तो उसमें सौर ऊर्जा का नाम आता है। अब इसी सौर ऊर्जा को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं, साथ ही कुछ नई चीज़ों के बारे में भी समझेंगे और साथ ही हम प्रकृति की जो रिसोर्सेज होते हैं यानी ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार वीडियो और एक मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सौर ऊर्जा आज हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सौर ऊर्जा होती क्या है, यानी जिस हम सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं ये सौर ऊर्जा क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। सेकेंड, हम टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम सौर ऊर्जा के अलावा ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हम यहाँ टाइप्स ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे किसके बारे में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ ही सौर ऊर्जा का भारत में क्या स्थान है, भारत में इसके लिए क्या क्या उपयोग, क्या क्या नई योजनाएं लाई गई हैं और इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सौर यानी हम जानते हैं हम डेली सन को देखते हैं और उस सन से हम लाइट भी प्राप्त करते हैं। ऊर्जा यानी हमें उसी सन से हमें गर्मी भी प्राप्त होती है। तो इस सन से यानी इस सौर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आज हम सौर ऊर्जा को पढ़ेंगे, यानी सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है हम उसे ही क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल, जब आप घर से बाहर जाते होंगे तो आपको गर्मी लगती होगी। जब सूर्य की तेज अधिक रहता है तो आपको क्या होता होगा, गर्मी अधिक लगती होगी। ठीक है, जब सूर्य की तेज अधिक होता है तो हमें प्रकाश के माध्यम से हम पर्याप्त उसकी रोशनी का उपयोग करते हैं। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। अब बात करते हैं डिफिनेशन की। डिफिनेशन क्या है, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि सूर्य से जो हमें डायरेक्ट रोशनी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है हम उसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ इतना बात। धरती पर यानी धरती पर कहाँ, जहाँ आज हम रह रहे हैं, ये आपको हमारा अर्थ दिख रहा होगा, तो ये है हमारी धरती। और जहाँ पे हम रह रहे हैं यानी यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन में कौन कौन आता है, पेड़ पौधे जीव जंतु का सहारा भी ये सूर्य है। कैसे है, आप ध्यान दीजिए कि जब आप घर पे रहते हैं तो आपके घर पे जब लाइट चली जाए तो आपके लिए रोशनी का एकमात्र माध्यम कौन सा होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य धरती पर सभी प्रकार के जीवन में कौन कौन आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये सूर्य जो है ये धरती पर सभी प्रकार के जीवों का क्या है, सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब सौर ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए मुख्य रूप से ही सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से जाना जाने लगा है। अब जब से ये नई टेक्नोलॉजी आई है यानी सोलर एनर्जी को उपयोग करने के लिए, तब से हम सूर्य की रोशनी की जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा समझने लगे हैं। तो यानी सूर्य का जो ऊर्जा है, सूर्य का जो प्रकाश है, हम पहले भी तो कई माध्यमों से ले रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हम उस सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में भी परिवर्तित करने लगे हैं। क्लियर हुआ इतनी बात। करते हैं मानव ऊर्जा संसाधन उपयोग भोजन पकाने, प्रकाश करने, कृषि कार्य तथा परिवहन आदि अनेक कार्यों में करता है। तो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिनमें हमारी सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है,
जल आता है, अग्नि आती, ये सभी हमें किससे मिली है? प्रकृति से उपहार स्वरूप मिली है और हम इनका उपयोग करके अपने जीवन को और सरल बनाते हैं। अगर प्रकृति में ये सारी चीज़ें मौजूद ना हो तो हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मानव ऊर्जा संसाधन का यानी जो ऊर्जा संसाधन है इसका उपयोग करके मानव क्या करता है? भोजन पकाता है। भोजन पकाने के लिए जैसे हम अग्नि का यूज़ करते हैं यानी आग का उपयोग के लिए करते हैं, भोजन पकाने के लिए। फिर प्रकाश करने के लिए हमें अग्नि की भी हम आग जला कर भी प्रकाश कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी से भी प्रकाश कर सकते हैं। ठीक है, कृषि कार्य के लिए तथा परिवहन आदि अनेक कार्यों के लिए हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो संसाधन हमारे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। हम इन्हीं संसाधनों पे ही अपने जीवन की हर क्रियाकलाप करते हैं। आज हमें कहीं जाना है तो हमें गाड़ी में पेट्रोल डलाना होता है, हमें लाइट चाहिए तो हम क्या करते हैं? या तो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, या तो सूर्य से रोशनी लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं? अग्नि का उपयोग करते हैं यानी आग का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने के लिए प्राचीन समय से देखा जाता है कि प्राचीन समय में भी क्या होता था? तब तो गैस चूल्हे या इंडक्शन नहीं होते थे, तब लोग अपना भोजन कैसे पकाते थे? आग जलाकर ही पकाते थे। ठीक है, तो भोजन पकाने के लिए हमें क्या आग पर निर्भर रहना पड़ा। सामान्य तौर पर समस्त ऊर्जा संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है। अब ये जो ऊर्जा संसाधन है, मैंने अभी बताया कि हम इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, तो ये जो ऊर्जा संसाधन है हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक है, जानते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नवीकरणीय यानी जिससे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, रीन्यू यानी जो कभी समाप्त ना हो, धरती पर उसका जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में हो, हमारे उपभोग करने के बाद भी इसकी मात्रा में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे संसाधनों को हम कहाँ रखते हैं? नवीकरणीय में रखते हैं। अनवीकरणीय जो एक समय के साथ एक टाइम के बाद उसमें समाप्त होने की संभावनाएं होती हैं, हम उसे कहाँ रखते हैं? अनवीकरणीय में रखते हैं। तो बात करते हैं नवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं। नवीकरणीय की बात करें यानी रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल में सबसे पहला जो आता है वह सोलर एनर्जी आता है, यानी जो सूर्य की रोशनी होती है। आप ही बताइए, क्या पृथ्वी पर कभी सूर्य की रोशनी आना बंद होगी? नहीं होगी। जब तक यह पृथ्वी एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड में, तब तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती रहेगी। ठीक है, दूसरा हमारा आता है हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर एनर्जी यानी बादलों से जो बारिश होती है, यह भी हमारे किस में आती है? नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। बायोमास एनर्जी की बात करें, बायोमास एनर्जी यानी पृथ्वी पर बायोमास की एग्जिस्ट, जैसे कि जो भी हमें वनों से मिलती है, वेस्ट से मिलती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी बायोमास एनर्जी। दूसरा विंड एनर्जी यानी पृथ्वी पर जो पवन एनर्जी की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, तो यह पृथ्वी पर कभी भी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी ऊर्जा के बारे में जो एक समय के बाद लगभग समाप्त होने के कगार में आ सकती हैं। उसमें सबसे पहला हमारा आता है कोयला। कोयले की बात करें, कोयला आज हमारे पूरे भारत में ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन है, लेकिन यह एक समय बाद समाप्त होने की कगार पर आ सकता है। जैसा कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि कोयला की जो मात्रा है वह कुछ ही दिनों के लिए बची हुई है। तो हम कोयला का क्या है? कोयला हमारे पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है। यह भी एक समय के बाद समाप्त होने की कगार में आ सकता है। फॉसिल फ्यूल की बात करें, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन की बात करें, जीवाश्म ईंधन भी हम उपयोग में इतना आगे बढ़ चुके हैं, यानी हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब हम इन संसाधनों का उपयोग अधिक करके अपने भविष्य के लिए ना सोचकर बचा नहीं रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल का भी अधिक उपयोग यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग होने के साथ ही यह धरती पर इसकी मात्रा कम होती जा रही है। सभी प्रकार के
के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन प्रकृति गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन होते हैं ये प्रकृति गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। प्रकृति गतिविधियां यानी ये जो नेचुरल होते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं यह प्रकृति गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। कैसे? जो नेचुरल होते हैं, सोलर क्या है, सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी प्रकृति है, पवन ऊर्जा प्रकृति है, बायोमास ये प्रकृति है। तो ये क्या नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है ये किस पे निर्भर करती है? ये हमारे प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति के गतिविधियों के ही परिणाम स्वरूप होती है, जिससे उनका असीमित उपयोग किया जा सकता है। यानी हम नवीकरणीय ऊर्जा का असीमित उपयोग कर सकते हैं। और इसी उपयोगिता को देखते हुए अब क्या हो रहा है, अब नवीकरणीय ऊर्जा से हमें अधिक माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करने में नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। नवीकरणीय ऊर्जा वे होते हैं जो प्रकृति की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं, असीमित उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत यह कम हानिकारक होते हैं। अब इसमें जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, हम इसको उपयोग करते वक्त हम पर्यावरण को भी कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। अब नुकसान पहुंचाने में जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के लिस्ट में जो भी संसाधन आते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, तो जब हम इसका उपयोग करेंगे तो इसके माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं यह पर्यावरण को हमारे कम नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं अगर हम नवीकरणीय की बात करें तो जब हम उनका उपयोग करेंगे, जैसे हम कोयला को जलाते हैं, कोयला से निकलने वाली जो राख होती है और जो धुआं होता है वह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर यही कहने की बात हो रही है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वह क्या करती है, यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है। क्या होती है? यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है। क्लियर हुआ? पेट्रोलियम उत्पाद जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के कौन कौन से उत्पाद होते हैं? जैसे होता है प्राकृतिक गैस, कोयला और डीजल। ये कौन से होते हैं? ये कहाँ से निकलते हैं? ये पेट्रोलियम उत्पाद के घटक होते हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस आता है, कोयला आता है और डीजल आता है, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? अनवीकरणीय। अब आप बताइए, जब हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं और जब गाड़ी चलती है तो उससे कुछ धुआं निकलता है जो हमारी पर्यावरण के लिए एक खतरा बन चुका है। इसी प्रकार जब हम कोयले को जलाते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, वहाँ पर जब कोयले का उपयोग करते हैं ईंधन के स्वरूप में, तब हम कोयले का क्या ईंधन के स्वरूप में जब करते हैं तो उसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता है, जैसे कि राख निकलती है, धुआं निकलता है, जो हमारे प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा यानी हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार डीजल, पेट्रोल और डीजल क्या गाड़ियों में यूज़ होता है, गाड़ियों से विभिन्न प्रकार के विषैले जो धुएं निकलते हैं ये हमारे मानव स्वास्थ्य और हमारे प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बात क्लियर हुई आपको? नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आया। नवीकरणीय कौन से संसाधन होते हैं जिनका हम मतलब एक्स्ट्रा ये हानिकारक नहीं होते हैं और ये हम असीमित उपयोग कर सकते हैं, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है कि हम एक लिमिट के बाद ये हमारे लिए समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अनवीकरणीय की बात करें, अनवीकरणीय में ये हमारे लिए लिमिटेड होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला। दिन पे दिन आप देखते होंगे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी मात्रा है अनवीकरणीय संसाधनों की, ये लिमिटेड है। जब इनकी आपूर्ति कम हो जाती है या फिर इनका स्टॉक कम हो जाता है तो दाम ऊपर बढ़ जाते हैं। तो क्लियर हुआ? प्राकृतिक गैस, डीजल, कोयला ये सभी किस में है? अनवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। चलिए, ऊर्जा के सोर्स यानी रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में आपको पूरा बढ़ा देती हूँ। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, जैसा कि हम अभी समझे थे कि एक नवीकरणीय होता है और एक
एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल। अभी हमने पिछले देखा था ना, रिन्यूएबल मतलब अभी नवीकरणीय होता है। तो नॉन कन्वेंशनल में कौन आएगा, नॉन कन्वेंशनल में कौन आएगा, रिन्यूएबल आएंगे, ठीक है, ये नवीकरणीय कहलाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, हम नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय भी कहते हैं। वही बात करें कि कन्वेंशनल को हम अनवीकरणीय कहते हैं यानी नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। कन्वेंशनल को क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल। यानी अनवीकरणीय। क्लियर हुआ। सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत में हम दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। नवीकरणीय को हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं और अनवीकरणीय को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल कहते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सबसे पहले अनवीकरणीय में। अनवीकरणीय को भी हम दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। अनवीकरणीय को हम कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। कॉमर्शियल यानी जिसका उपयोग बृहद रूप में उद्योगों के लेवल पे होता है, कॉमर्शियल, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे में आएगा, ये कॉमर्शियल आएगा। नॉन कॉमर्शियल की बात करें तो जिसमें आता है फायरवुड, जो सूखी हुई डंडियाँ होती हैं, सूखे हुए डंक होते हैं, यानी जैसे जो आप गोबर के डंक होते हैं ना, हम उसे ही किस में रखेंगे, नॉन कॉमर्शियल में। तो समझ में आया, कन्वेंशनल यानी अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को दो भागों में बांटा, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉमर्शियल है, यहाँ पे कोयला, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल की यानी नवीकरणीय की। नवीकरणीय की बात करें तो यहाँ पे नवीकरणीय बायो एनर्जी होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फॉर्म ऑफ अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट की बात करें तो जैसे कि आप बड़े शहरों में जब आप रहते हैं तो वहाँ किस पे जो वेस्ट निकलता है हम उससे भी एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी उसका वेस्ट का यूज करके, वेस्ट को जला के हम उससे भी एनर्जी बनाते हैं। तो ये एनर्जी ऑफ अर्बन वेस्ट, यहीं पर इसी की बात हो रही है। तो समझ में आया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के, जिसमें कौन कौन से आते हैं, बायो एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल और एनर्जी ऑफ फ्रॉम अर्बन वेस्ट। क्लियर हुआ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक बार फिर से जल्दी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बात करते हैं, ये दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल को क्या कहेंगे, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, ठीक है, जिसको दूसरा नाम भी है रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, ठीक है। कन्वेंशनल की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा है, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज के इस पर्यावरण को जब गंभीरताएं आ चुकी है, इस पर्यावरण पे जब बहुत सारी आपदाएं आ चुकी हैं, तो हम अब इन आपदाओं को देखते हुए हम नॉन कन्वेंशनल की तरफ ज़्यादातर अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रकृति को जो हानि होती है वो बहुत ही कम मात्रा में यानी नाम मात्र की होती है। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ इतना। अब बात करते हैं सोलर पैनल की। अब हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हम उसको विद्युत के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम बड़े बड़े पैनल का यूज़ करते हैं। आपने कई शहरों पे देखा होगा, जिसने नहीं देखा तो वो नेट पे सर्च करके देख लें कि बड़े बड़े पैनल किस प्रकार से पूरे उस एरिया को कवर किए रहते हैं, और उसी पैनल के माध्यम से हम क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को आकर्षित करके उसको विद्युत के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश की सूर्य लगभग 300 दिन हमें प्रकाश प्रदान करता है, यानी हमारा जो भारत की अवस्थिति है, हमारे देश यानी भारत की, यहाँ पर सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो लगभग 300 दिन हमारे भारत पर रोशनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, जिसमें काफ़ी ऊर्जा होती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सिलिकॉन सेल की बनी
प्लेट पर एकत्रित करके सूर्य की रोशनी को बिजली में बदला जाता है। अब बड़े बड़े जो आपने सोलर पैनल देखे हैं तो आपने क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ये पैनल कैसे बने हुए हैं। तो ये पैनल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन सेल के बने होते हैं। यानी ये एक पैनल जो होता है इसमें कई सारे सिलिकॉन सेल को इकट्ठा करके एक पैनल बनाया जाता है। तो हमारे अभी मैंने क्या बोला कि हमारे जो देश की अवस्थिति है यह बहुत ही जो हमारा देश में सूर्य की स्थिति की बात करें, हमारे देश में सूर्य की स्थिति को लेकर 300 दिन तक हमारे भारत पर रोशनी पड़ती है और इसी स्थिति का उपयोग करते हुए यानी इसी स्थिति का हम लाभ उठाते हुए हमारे देश में यानी भारत में कई सारे सोलर प्लांट्स की अधिकता देखी जा सकती है। अब ये प्लेट बनी कैसे होती है? आपके सामने देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रकार की प्लेट आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कभी अगर देखना तो ध्यान देना कि कई सारी जो प्लेटें होती हैं मिलकर पूरा एक सोलर पैनल बनता है। और ये सोलर पैनल बनता कैसा है? इसमें कई सारे सिलिकॉन सेल लगे होते हैं। यानी ये एक पैनल हो गया, इसमें कई सारी सिलिकॉन सेल मिला के हम एक पूरा पैनल बनाते हैं। अब बात करते हैं ये सिलिकॉन आखिर होता क्या है। अगर हम इसका नाम सुन रहे हैं सिलिकॉन का तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये सिलिकॉन है क्या। बात करते हैं, दरअसल शुरुआती सौर सेल यहाँ तक कि अब तक के जो वर्तमान सेल भी हैं वो किसके इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सिलिकॉन के। सिलिकॉन जैसे अकार्बनिक तत्वों के बना होता है। अब सिलिकॉन क्या होता है? अकार्बनिक तत्वों का बना होता है, इसलिए इन्हें अकार्बनिक सौर सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक सौर सेल भी कहते हैं। तो जो हमारा सिलिकॉन है वह किससे बना होता है? अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है और इसे हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक सौर सेल भी कहेंगे। क्लियर हुआ? अकार्बनिक सौर सेल सिलिकॉन जैसे अर्धचालक ठीक है, सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक पदार्थों से बना होता है। अब ये अकार्बनिक पदार्थ किसका बना होता है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का बना होता है। क्लियर हुआ? मैंने अभी क्या बताया आपको? स्क्रीन पर आपको सिलिकॉन का इमेज दिख रहा होगा। इस प्रकार से सिलिकॉन होता है अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ होने के साथ साथ यह माइक्रोक्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे अकार्बनिक तत्वों से बना होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश हो रही है कि जो हमारे अभी तक के जो भी सेल यूज़ हुए हैं हमारे सौर पैनल बनाने के लिए, उसमें सिलिकॉन जैसे अकार्बनिक पदार्थों का यूज़ हुआ है। ठीक है, अकार्बनिक तत्वों के बने होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक सौर सेल भी कहते हैं। तो अकार्बनिक तत्वों के बने होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक सौर सेल भी कहेंगे। क्लियर? अकार्बनिक सौर सेल की बात करें तो अकार्बनिक सौर सेल सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। अब ये जो अकार्बनिक सौर सेल है ये किससे बना होगा? सिलिकॉन जैसे अकार्बनिक पदार्थों का यानी अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का बना होता है। इट इज क्लियर? अब ये देखिए, जब भी आप कभी बाहर घूमने जाएं, जब भी आपको कोई सोलर पैनल दिखे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने कहीं पर ब्लू कलर की सोलर पैनल देखा और कहीं कहीं पर ब्लैक कलर के देखा। तो आखिर ये ब्लू और ब्लैक का डिफरेंस क्या है? ब्लू और ब्लैक के डिफरेंस की बात करें तो हमने दो प्रकार के सिलिकॉन पैनल बनते हैं। ठीक है, एक ब्लू कलर में और एक ब्लैक कलर में। ब्लू कलर की बात करें तो इसमें रोशनी की अधिकता की आवश्यकता जो होती है वो अधिक होती है। यानी ये जो ब्लू कलर का सोलर पैनल है यह अधिक रोशनी में काम करता है, इसके लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए होती है। लेकिन ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर का जो सोलर पैनल आपने देखा होगा उसमें कम रोशनी में भी काम हो जाता है। जैसा कि आपके दिमाग में जब आप छोटे थे तो आपके दिमाग में या फिर जब आप छोटे थे तब आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ाया गया होगा कि ठंड में हम ब्लैक कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आप बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ठंड में ब्लैक कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर किसी को याद हो तो मुझे ज़रूर बताएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस एजुकेशन बाय अमृता, हाँ आई थिंक यही है।
तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्लैक कलर के कपड़े ठंड में क्यों पहनते हैं और गर्मियों के लिए हम वाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो बता देती हूँ, जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं यानी जो ब्लैक कलर होता है वो रंग का यानी ऊर्जा का, सूर्य की रोशनी का अच्छा अवशोषक होता है। तो ब्लैक कलर की बात करें तो इसमें कम ऊर्जा में भी यानी कम, जो सूर्य की कम रोशनी में भी काम क्यों हो जाता है, क्योंकि यह उतनी ही रोशनी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये अच्छा अवशोषक होने के कारण इसमें ब्लैक कलर में अधिक हमें विद्युत मिलती है। वहीं ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर में क्या होता है, ब्लू कलर में हमें रोशनी की मात्रा जो होती है वो अधिक चाहिए होती है। ठीक है, ब्लैक कलर को क्या कहते हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल। ब्लैक कलर वाले सोलर पैनल को क्या कहेंगे हम, सेल को क्या कहेंगे, माइक्रोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल। क्या कहेंगे, माइक्रोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल। और ब्लू वाले को क्या कहते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल। ब्लू वाले को क्या कहेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल। क्लियर हुआ इतना। अब बात करते हैं सोलर सेल जो होते हैं उसके थोड़े से बनावट यानी उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें पी टाइप और एन टाइप का यूज होता है। ठीक है, उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की जाती है, यानी ये जो प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर क्या होता है, एंटी रिफ्लेक्शन। अब आप बताइए, जब आप लाइट का चैप्टर पढ़ रहे थे अपनी साइंस के चैप्टर में, लाइट चैप्टर आपने प्रकाश जो पढ़ा हुआ चैप्टर, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है उसी दिशा में। ठीक है, लेकिन जब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सूर्य की रोशनी चाहिए, तो जब अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो हमें सूर्य की रोशनी मिलेगी कैसे, तो हम यहाँ पे ऊपरी परत जो होती है वो एंटी रिफ्लेक्शन बनाते हैं ताकि सूर्य की रोशनी आए और एब्जॉर्ब हो जाए। अगर वापस जाएगी तो हमें, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो हमें सूर्य की रोशनी मिलेगी नहीं। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टेंट कोटिंग की जाती है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप इसमें जंक्शन किए जाते हैं, इसमें फिर डोपिंग कराई जाती है। इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगी। अब आपको ये पैनल आपने अक्सर देखा ही होगा, नहीं देखा तो नेट में सर्च करके देख लो। अब इस पैनल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये सन होता है और यहाँ पे ये लाइट पड़ती है। ये लाइट जो सरफेस होता है वो एंटी रिफ्लेक्शन होता है, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर यानी ये बहुत पतली सी होती है, इस पतली सी पट्टी में क्या क्या होता है, पीएन जंक्शन यानी ऊपर एन टाइप होता है और नीचे पी टाइप मटेरियल होता है। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो एन टाइप होगा। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, पी टाइप। इसके बीच जो फोटॉन्स होते हैं, यह क्या करते हैं, फोटॉन्स यह इलेक्ट्रॉन फ्लो को बढ़ाते हैं और डोपिंग के द्वारा जो हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, यह क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत में परिवर्तित करता है। क्लियर हुआ इतना बात। सनलाइट जिसमें फोटोन होता है। अब हमारी जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसमें क्या पाया जाता है, फोटोन पाया जाता है। तो सनलाइट जिसमें क्या होता है, फोटोन होता है। सनलाइट जब सोलर पैनल पर पड़ती है तब क्या होता है, सोलर पैनल में पीवीसी सेल या फोटोवोल्टाइक सेल सनलाइट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रोटॉन्स को डीसी करंट में के लिए इलेक्ट्रॉन में बदल देते हैं। अब ये जो सनलाइट है क्या करती है, जब सनलाइट सोलर पैनल पे पड़ेगी, ठीक है, ये है सनलाइट और ये हमारा पैनल है। अब ये सनलाइट सोलर पैनल पे पड़ी, अब ये सोलर पैनल पे लगे पीवी सेल को क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल सनलाइट में जब प्रेजेंट फोटॉन्स होता है। अब ये फोटोवोल्टाइक सेल है, सनलाइट में फोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ये फोटॉन्स क्या करेंगे, जैसे ही पीवीसी सेल पे पड़ेंगे तो क्या करेंगे, डीसी करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बदल देंगे। क्या करेंगे, डीसी करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बदलेंगे। क्लियर हुआ। जब सनलाइट पीवीसी सेल हमारे सोलर पैनल पे पड़ी तो सोलर पैनल में उपस्थित पीवी सेल
क्या करेंगे, सन की उपस्थिति में जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी सन में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके साथ मिलकर क्या करेंगे, डीसी करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स में बदल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डीसी करंट के लिए इलेक्ट्रॉन में बदल देते हैं। क्लियर हुआ कि सोलर पैनल कैसे काम करता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल भाषा मैंने समझाया आपको कि सनलाइट में क्या होता है, फोटोन होते हैं, और जब यह हमारे सोलर पैनल यानी पीवीसी सेल पे पड़ता है तो पीवी सेल यानी फोटोवोल्टाइक सेल सनलाइट में जो फोटॉन्स होते हैं उनको डीसी करंट के लिए क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? एक सोलर पैनल में बहुत से पीवी सेल लगे होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सोलर पैनल होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, यानी हम एक सेल को सोलर पैनल नहीं कहते हैं। जब कई सारे सेल इकट्ठा होके एक पैनल यानी एक पूरे चौकोर आकार में बनता है, हम इसे ही क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। और इसमें कई सारे छोटे छोटे पीवीसी सेल होते हैं। पीवीसी सेल ये डीसी करंट वायर के थ्रू इन्वर्टर तक पहुंचते हैं। अब हमने एक प्रक्रिया जान ली, क्या होता है कि सबसे पहले जो सनलाइट पड़ती है पैनल पे यानी पीवीसी पे, पीवीसी सेल में क्या करता है, पीवी सेल जो सनलाइट में फोटोन उपस्थित होते हैं उन फोटॉन्स को क्या करता है, डीसी करंट के लिए बदल देता है। ठीक है, डीसी करंट के बदलने के बाद क्या होता है, ये डीसी करंट वायर के थ्रू इन्वर्टर तक पहुंचती है। अब जो हमारे घरों पे यूज़ होती है लाइट, वह डीसी करंट के यूज़ नहीं होती है। वो कौन सी करंट यूज़ होती है, वो एसी करंट यूज़ होती है। तो अब हमें डीसी करंट के बाद एसी करंट चाहिए। अब एसी करंट चाहने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक इन्वर्टर लगाएंगे। क्या करेंगे, बीच में एक इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करेगा, जिसका उपयोग हम अपने घरों में कर पाएंगे। तो प्रक्रिया पूरी समझ में आई, बहुत ईजी है। अब ये पीवी सेल क्या करते हैं, करंट वायर के थ्रू इस डीसी करंट को इन्वर्टर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जो डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, जिससे हम यूज़ कर पाते हैं। अब इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर का सबसे मेन काम जो है वो डीसी को एसी में बदलना है। तो इन्वर्टर हमने यहाँ पे क्यों लगाया है, इन्वर्टर को हमने क्यों लगाया है, जो डीसी करंट है उसको एसी में बदलने के लिए लगाया। क्लियर? अब आप ये देखिए, ये है हमारा घर, हमारे घर के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ी, हमारे घर के ऊपर लगा है सोलर पैनल। सोलर पैनल पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इस सूर्य की रोशनी में क्या है, फोटोन है। और जब यह फोटोन हमारे पीवीसी सेल पे पड़ता है तो पीवीसी सेल इस फोटोन को डीसी करंट में बदलता है। डीसी करंट के बाद बदल गया डीसी करंट। अब डीसी करंट में बदलने के बाद हमने यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाया। क्या लगवाया, इन्वर्टर लगवाया। अब ये हमारे वायर के थ्रू ये डीसी करंट आई, कहाँ, इन्वर्टर में आएगी ना, इन्वर्टर में आई। इन्वर्टर में आने के बाद यह डीसी से एसी में बदल गई। इन्वर्टर में आने के बाद क्या हुआ, यह डीसी से एसी में बदल जाएगी। उसके बाद यह डीसी में एसी में बदलने के बाद यह हमारे घर के इलेक्ट्रिक पैनल पे जाती है, जहाँ से हम अपने घर के बल्ब, कूलर, पंखे सभी चीज़ें चलाते हैं। क्लियर हुआ? सोलर पैनल से ऊर्जा, जो सोलर पैनल से सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की जो पूरी प्रक्रिया है सोलर पैनल के थ्रू किस प्रकार से होती है, आई होप आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं भारत में सौर ऊर्जा के बारे में। अब हमने सौर ऊर्जा के बारे में इतनी जानकारी ले ली। अब बात करेंगे भारत में सौर ऊर्जा का क्या स्थान है, क्या रोल है, हमारी विकास में सौर ऊर्जा किस प्रकार से महत्व रखती है। भारत में सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी सोलर एनर्जी की बात करें तो यह हमारे भारत में अक्षय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के अधिकांश भाग में लगभग 300 दिन तक धूप लगती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे भारत की अवस्थिति है, यहाँ पे लगभग हमारे जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो 300 दिन तक पड़ती है, अच्छे से पड़ती है। ठीक है, अतः यहाँ सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। अब इसी स्थिति का लाभ लेने के लिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिलती है। देश में मार्च 2020 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, तमिलनाडु।
तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारा सौर ऊर्जा के भाग में आता है तो वह है कौन है, तमिलनाडु। उसके बाद आएगा राजस्थान, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करते हैं, विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जर्मनी का। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें विश्व में तो विश्व में किसका नाम आएगा, जर्मनी का, उसके बाद इटली का, फिर चीन, अमेरिका और फिर जापान। इतनी बातें क्लियर हुई। इस संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। और अगर हम भारत में पूछें कि भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु है। हमारे भारत में सोलर पैनल काफी बड़े मात्रा पे कई जगहों पे लगाए गए हैं। ठीक है, उसमें पहले पे आता है विश्व का सबसे बड़ा और वास्तु प्रणाली तिरुमाला यानी तिरुपति आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति मंदिर है वहाँ पे खाना बनाने के लिए 2002 में ही यह लगाया गया है। इससे पूर्व कहाँ पर लगाया गया था, राजस्थान का जो माउंट आबू है यहाँ पर सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली स्थापित की गई है। यहाँ पे क्या की गई है, सौर वाष्प प्रणाली। उसके बाद अगर हम बात करें तो साईं संस्थान ट्रस्ट यानी शिरडी के जो साईं भगवान है वहाँ पर खाना पकाने के लिए भी सौर पैनल का, ये आप देख सकते हैं कितनी विस्तृत मात्रा में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर सौर पैनल लगाए गए हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों पर भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।